Hello students, welcome back to Minds Mind Tutorials. So today I am going to start with a new topic of gamete biology, development and differentiation subject, and our today's topic will be discharge of sex cells. This topic is also known as ovulation and ovum transport in mammals. अगर आप देखेंगे तो आपके कोर्स में इस तरह का टॉपिक भी देखने को मिलेगा जिसमें हेडिंग होगी ओव्यूलेशन एंड ओवम ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स. तो उसमें से यहाँ पर हेडिंग इसकी ये वाली भी हम ले सकते हैं. अगर हम बात करें डिस्चार्ज ऑफ सेक्स सेल्स की, इसके अंदर मेल की बात भी हो सकेगी, मेल गैमेट्स की भी और फीमेल गैमेट्स की भी, अगर हम इस टॉपिक की बात करें. लेकिन जो कोर्स में टॉपिक है वो कहता है कि हमें ओव्यूलेशन को स्टडी करना है और ओवम ट्रांसपोर्ट को स्टडी करना है मैमल्स के अंदर. सो हम मेनली फोकस ओवम के ऊपर करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. तो जो इंट्रोडक्शन है वो ये कहेगा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि यहाँ पर वर्टिब्रेट्स टर्म का मतलब क्या होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, या फिर हम कहते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो बाद में किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है. और करीब करीब सारे ही ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. अब गैमेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है फीमेल गैमेट तो दूसरा होता है मेल गैमेट. फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नोन एज ओवम एंड मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका फॉर्मेशन भी होता होगा गैमेट्स का. तो जो प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस नाम की प्रोसेस होती है. अगेन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस दो तरह की हो जाएगी. फीमेल गैमेट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज नोन एज oogenesis, whereas the formation of male gametes is known as spermatogenesis. तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो कि आगे जाके हमें काम आएगी इन सबको समझने से पहले. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन पॉइंट आपको नोट करना है. वर्टिब्रेट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस होता है. गैमेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है, रिस्पेक्टिव सेक्स ग्लैंड्स में होता है, जैसे कि ओवरी और टेस्टिस के अंदर. जब ये दोनों कहना चाहिए गैमेट्स हैं, इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, पूरे रेडी हो जाते हैं कि अब वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तब इनका वहाँ से रिलीज होना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट तरह के सेक्स सेल्स जो यहाँ पर फॉर्म हुए, मेल और फीमेल गैमेट, उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना जरूरी है, एक दूसरे के यूनियन उनका करवाना जरूरी है जिससे कि वो जाइगोट को फॉर्म कर सके. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जरूरी होता है कि हर गैमेट जो होंगे वो दोनों फर्टिलाइज नहीं करते. ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी गैमेट्स फॉर्म हुए हैं उन सभी का यूनियन हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है. कुछ ही ऐसे सक्सेसफुल यूनियन हो पाएंगे जिससे कि जाइगोट फॉर्म होगा. तो एक नॉर्मल सा पॉइंट था. अब सेटिंग फ्री ऑफ एग एंड स्पर्म सेल्स इज नोन एज ओव्यूलेशन एंड सेमिनेशन रिस्पेक्टिवली. देयर यूनियन इज फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये थी ओवरी और यहाँ पर थी टेस्टिस. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं ओवरी और यहाँ थी टेस्टिस. मैं पूरा फ्लो चार्ट बना के इसको ईजी कर देती हूँ. ओवरी में गैमेट्स बनते हैं उनको कहते हैं फीमेल गैमेट्स. टेस्टिस में जो गैमेट्स बनते हैं उनको कहते हैं स्पर्म मेल गैमेट्स. यहाँ पे एस गैमेट्स लिख दिया, मेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट का नाम होता है ओवम और मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म. ये दोनों का फॉर्मेशन जब हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ओवरी से जब ओवम बाहर आ जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन. और जब टेस्टिस से स्पर्म बाहर आ जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेमिनेशन. और फिर उसके बाद ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है या फिर उन दोनों का यूनियन जो होता है, एक हो जाना, उसको जाइगोट फॉर्म होगा उससे. एक तो ये बात हो जाती है ओवम और स्पर्म मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट. और ये जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. बहुत इजी सब कुछ था. थोड़ा सा मैंने अभी शुरू में ज़्यादा फोकस करते हुए इस इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करा ताकि आगे की टर्मिनोलॉजीज आपके लिए क्लियर हो जाए. सामने एक डायग्राम है शोइंग अ पार्ट ऑफ एम्फीबियंस ओवरी. जनरली एम्फीबियन की ओवरी जो होती है उसका यहाँ पर डायग्राम दिया गया है. ओवरीज दो तरह की होती है, कॉम्पैक्ट ओवरीज एंड सेक्युलर टाइप ऑफ ओवरीज. टाइप्स ऑफ ओवरीज भी आपके कोर्स में एक कहना चाहिए सब्जेक्ट होता है या फिर कहना चाहिए एक टॉपिक होता है. उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी. टाइप्स ऑफ ओवरीज आपको सर्च करना होगा फ्रॉम माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स, सो यू विल इजीली फाइंड इट. अब दूसरी बात है यहाँ पर एम्फीबियन की ओवरी यानी फ्रॉग की जो ओवरी होती है जनरली, उसका एक डायग्राम यहाँ पर शोन है. वॉल ऑफ ओवरी दिखाई गई है सबसे बाहर, अंदर फॉलिकल सेल्स है और अंदर देखेंगे तो oocyte नजर आएंगे और यहाँ पर oogoनियम नजर आ रहा है. एक जनरल डायग्राम है. डायग्राम से हमें मार्क्स ज्यादा अच्छे से मिलेंगे तो इसको यहाँ पर फोकस करना है. ओव्यूलेशन एंड एग ट्रांसपोर्ट. कोर्स में भी आप लोगों के ओव्यूलेशन ही रहेगा और एग ट्रांसपोर्ट सेमिनेशन हम लोगों के सिलेबस में रहता नहीं है जनरली, तो उसके भी अगर आप चाहेंगे तो हम लोग डिटेल्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में. ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओवा डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द ओवरी टू द बॉडी कैविटी
एंड फ्रॉम दे आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड थ्रू ओविडक्ट। एक जनरल सी डेफिनेशन थी। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूटेरस बनाते हैं, यूटेरस की यहाँ पर करीब करीब ओवरीज ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें ताकि वो इजीली क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने यूटेरस बनाया है, यूटेरस की साइड में हमने यहाँ पर ओवरीज बनाई है, ये ओवरीज है जो मैंने क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर्स दिए हैं। यूटेरस को थोड़ा लुक दे सकते हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम ड्रॉ करके। अब उसके बाद ये जो ओवरी है, इस ओवरी में से हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है फीमेल्स के अंदर। क्या रिलीज होता है? ओवम। ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है? ओवम। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। ये जो ओवम होता है वो कहाँ पर रिलीज होता है? वो यहाँ पर आउटसाइड, जो कहना चाहिए ओवरी के बाहर एक बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी यानी खाली जगह होती है, सीलोम टाइप स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वो रिलीज होता है ओवम। और फिर वो जो ओवम है वो कहाँ चले जाता है? ओविडक्ट में चले जाता है। ओविडक्ट उसको नीचे यूटेरस तक लेकर जाती है। ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कहना चाहिए जब oogenesis होता है, ड्यूरिंग oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम जब होता है, तो एग जो होता है उसका पास होना जरूरी होता है थ्रू द नेसेसरी फेजेस ऑफ मैच्योरेशन एंड डिपॉजिटेड ऑल इट्स योग, इट इज रेडी फॉर ओव्यूलेशन। जैसे ही oogenesis होता है यानी कि फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ओवम का, उसमें ये जरूरी होता है कि उसके अंदर सारे वो फेजेस आए, सारी वो चेंजेस आए, सारे वो मैच्योरेशन के चेंजेस आए, जिससे कि वो पूरी तरह से मैच्योर हो सके और राइप हो सके। यानी कि अगर वो जो ओवम है वो पूरी तरह से मैच्योर या फिर राइप नहीं होगा, वो क्या नहीं कर पाएगा? वो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या जरूरी है यहाँ पर? जब oogenesis होगा तो एग को पूरी तरह से मैच्योर होना जरूरी है, उसके अंदर पूरा योग जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए। योग एक तरह का पोर्शन होता है जो कि एग में प्रेजेंट होता है। जनरली उसका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो एक योग भी उसमें रहना जरूरी है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो जो ओवम फॉर्म हुआ है वो रेडी है ओव्यूलेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ओवरी से बाहर आने के लिए। oogenesis उसका कंप्लीट हो गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो अगर हम देखें, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीजनल या फिर एनुअल स्पॉनिंग पीरियड शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा होल ईयर है, तो इस एक साल के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल भर वो ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो पूरे साल भर अपने कंटिन्यूसली ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी ब्रीडिंग सीजनल होती है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म सर्दी के मौसम में, विंटर के सीजन के अंदर ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। कुछ होते हैं जो मानसून के अंदर परफॉर्म करते हैं ब्रीडिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो समर के अंदर ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं, जो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जनरली मानसून सीजन हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा माना जाता है कि बेस्ट सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ये चीजें होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? सीजनल, या फिर कुछ ऐसे होते हैं साल में एक बार ही ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, स्पॉनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरे साल ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ह्यूमन फीमेल्स में भी इसी वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो मैमल्स में आते हैं, तो वो पूरे होल ईयर हम बात कर सकते हैं ब्रीडिंग परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर कुछ सीजनल या फिर एनुअल ब्रीडिंग की तरह कुछ नहीं होता। वहाँ पे ईयर पूरा कंटिन्यूस ईयर में पूरे देख सकते हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग परफॉर्म की जा सकती है। सो द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ द एनिमल इन्वॉल्व। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो ब्रीडिंग साइकिल होती है उस पर डिपेंडेंट रहता है ओव्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के अंदर जो ओव्यूलेशन या फिर ब्रीडिंग साइकिल जो होती है वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है मेनार्क। वहीं जब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप करती है उस पीरियड को कहा जाता है मेनोपॉज। अब ये जो टाइम पीरियड होता है मेनार्क से लेकर मेनोपॉज, इस टाइम पीरियड के बीच में हर फीमेल को देखेंगे तो वो मैच्योर रहेगी और ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन मेनार्क से पहले और मेनोपॉज के बाद में कोई भी फीमेल ऐसी अगर नहीं देखी जाती जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहना चाहिए कंटिन्यूस हो और वो ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सके। सो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी के अंदर फीमेल्स जो होंगी वो ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो ब्रीडिंग साइकिल है, अगर हम लोग काउज या फिर दूसरे प्राइमेट्स के अंदर बात करें, काउ, बफेलो, इनमें इस्ट्रस साइकिल होती है। मैं यहाँ नोट भी कर देती हूँ, आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस्ट्रस साइकिल होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और एक इस्ट्रस साइकिल होती है। अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके ऊपर भी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन की, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इज गवर्न्ड बाय टू डिफरेंट फैक्टर्स। दो डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद
से ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन की वो गवर्न होती है। पहले होते हैं इन्वायरमेंटल कंट्रोल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनिमल ओव्यूलेट ड्यूरिंग अ ब्रीफ पीरियड वंस अ ईयर। कभी कभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म साल में या फिर ईयर में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सकता है, और वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू द सीजन। कोई ऐसा सीजन आएगा जिस सीजन में वो ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिशेज जो होती है जनरली उनमें कहा जाता है सिर्फ मॉनसून सीजन के अंदर ही वो ब्रीडिंग को परफॉर्म कर सकती है, तो वो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो कि फिशेस को कंट्रोल कर रहा है वहां पर। और दूसरा कंट्रोल होता है इंटरनल फैक्टर जो कि बॉडी के अंदर से रहता है, दैट एस्टेब्लिशेस अ रिदम इंडिपेंडेंट टू सीजन, जो कि कैसा होता है कि जो बॉडी है उसको सीजन से बाहर क्या सीजन चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी अंदर से एक रिदम को मेंटेन करती है। जैसे हम लोग अभी जो क्रोनोबायोलॉजी के मैंने लेक्चर्स अपलोड करे थे उसमें यही चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि बायोलॉजिकल रिदम क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है। अभी वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है पर वो अभी ऑन गोइंग है। तो अब ये जो कंट्रोल है इंटरनल कंट्रोल, और जो कहना चाहिए रिदम जो है जो कि इंडिपेंडेंट है सीजन की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सो दैट द एनिमल्स ओव्यूलेट वंस अ डे, एक दिन में यानी कि हर रोज कहना चाहिए ओव्यूलेशन शो करते हैं एनिमल्स। कभी कभी वंस एवरी 5 days, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि 5 दिन में एक बार ओव्यूलेशन शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वंस अ मंथ शो करते हैं, और वंस इन एनी गिवन पीरियड या फिर दूसरे पीरियड के अंदर। यानी कि एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है। वंस इन अ मंथ का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो कौन आएगा, ह्यूमंस आ जाएंगे। ह्यूमंस के अंदर हर मंथ एक ओवम का फॉर्मेशन होगा और उसका ओव्यूलेशन होता है। हर फीमेल के अंदर एक नॉर्मल साइकिल होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फाउल यानी कि हैन जो होती है, मैंने जब हैन का चिक के एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो हैन होती है उसके अंदर रोज ओव्यूलेशन होता है, रोज एक एग का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हर 5 दिन में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमंस में हर मंथ में एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। और अलग अलग पीरियड भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब यहाँ पर बात आ रही है जो कैट, फेरेट और रैबिट होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीसरी तरह का कंट्रोल पाया जाता है। एक था इन्वायरमेंटल कंट्रोल, एक था इंटरनल कंट्रोल, अब हम इनको और तीसरा कंट्रोल देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल की वजह से ऑर्गेनिज्म सिर्फ सीजन एक पर्टिकुलर आएगा साल एक में कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन आएगा जिसमें वो ओव्यूलेशन शो करेंगे। इंटरनल कंट्रोल ऐसा था जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स में हमने एग्जाम्पल देखा कि बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो रिदम को मेंटेन करती है, और फिर वो बॉडी को हर मंथ एक सिग्नल देती है जिससे कि वो ओव्यूलेट कर सकती है। या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म रोज ओव्यूलेशन शो करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 5 दिन में एक बार या फिर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से ओव्यूलेशन शो करते हैं। लेकिन कैट, फेरेट और रैबिट का केस बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म में ओव्यूलेशन तभी होता है जब उन ऑर्गेनिज्म में एक स्टिमुलस आएगा, एक सिग्नल आएगा, जो कि सिग्नल कैसे आएगा, कॉप्यूलेशन के बाद आएगा। तो इन ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या प्रोसेस होती है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसके बाद वो अगर कॉप्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा। लेकिन कैट्स, फेरेट्स और रैबिट्स में ऐसा नहीं होता। इन ऑर्गेनिज्म में पहले कॉप्यूलेशन परफॉर्म होता है, और कॉप्यूलेशन के बाद यहाँ पर गैमेट्स में जो होंगे वो कहना चाहिए रिलीज होंगे बॉडी के अंदर, ओव्यूलेशन होगा या फिर इंसेमिनेशन होगा। तो कैट्स के अंदर पहले कॉप्यूलेशन होगा, और फेरेट्स के अंदर भी कॉप्यूलेशन होगा, और कहना चाहिए रैबिट के अंदर भी पहले कॉप्यूलेशन होगा। तो कॉप्यूलेशन के बारे में आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि कैट, फेरेट, रैबिट में पहले कॉप्यूलेशन होता है, कॉप्यूलेशन से एक स्टिमुलस इनके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को मिलता है, और फिर उसके बाद ओव्यूलेशन उनमें होता है, विच एलिसिस्ट रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। फिर उसके बाद ओवरी में से एग बाहर आता है, पहले से बाहर नहीं आता कि डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले वो कॉप्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, फिर वहाँ से एग रिलीज होगा। ये जो कंट्रोल होता है अकर्स इन फ्यू एक्सेप्शनल केसेज एज इन रैबिट, और रैबिट वगैरह इन सारे केसेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनमें इस तरह का केस देखने को मिलता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी वजह से इन्हें इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कहा जाता है, यानी कि आप इनको इंडक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंड्यूस करेंगे तो ये ओव्यूलेट करेंगे, वरना इनमें ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो कैट्स के अंदर भी इनका कॉप्यूलेशन जरूरी है, कॉप्यूलेशन होगा तो उसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन हो पाएगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती। वहां पर क्या होता है, वहां पहले कहना चाहिए ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद कॉप्यूलेशन परफॉर्म हो सकता है, और फिर फर्टिलाइजेशन देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सो सब नॉर्मल से पॉइंट्स से जो हमें क्लियर करने थे, तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर क्या होता है वो आपने यहाँ पर देख लिया। अब कितने ओवा एक या फिर कितने ओवम एक बार में डिस्चार्ज होते हैं एक सिंगल ओव्यूलेशन में, वो डिपेंड करता है हर ह्यूमन में, और हर फाउल के अंदर डिफरेंट हो सकता है। जैसे फ्रॉग के अंदर 1000 ओवम एक बार में बाहर आएंगे, फिशेस में मिलियंस ऑफ ओवम एक बार में रिलीज होंगे,
कॉड फिशेज में 10,000 और 1000 यानी कि हो जाएगा, हम कह सकते हैं 10 करोड़, हम कह सकते हैं 10 करोड़ एग्स जो हो गए कॉड फिश के अंदर रिलीज होते हैं एग्स उसके। और ब्रीडिंग पीरियड के टाइम पे ये देखने को मिलता है। ऑयस्टर्स के अंदर 50 अगेन करोड़ 50 करोड़ यहाँ पर कहना चाहिए रिलीज होते हैं उनके ओवम या फिर एग्स। और ह्यूमन के अंदर बात करें तो, क्योंकि हमें हर जगह पर मैमल्स के ऊपर फोकस करते हुए जाना है, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर ये जो एग्स होते हैं एक ओवम ही रिलीज होता है हर मंथ, और 2 ओवरीज होती है हर ह्यूमन के अंदर। तो हर ह्यूमन में जब 2 ओवरी है तो एक मंथ ये वाली ओवरी ओव्यूलेट करेगी, तो अल्टरनेट जो मंथ आएगा उस पर ये वाली ओवरी ओव्यूलेट करेगी। और एक एक ओवम दोनों ओवरीज में रिलीज होता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो कभी एक ओवरी से 2 ओवम भी रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी आइडेंटिकल ट्विंस वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, या फिर फेटर्नल जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिलीज होगा ओवा का। ओवम इज द सेम थिंग एज ऑफ ओवा, ओवम और ओवा एक ही बात होती है। दूसरी बात, ओवरी से रिलीज होता है इन ओवम का, और वो कहाँ रिलीज होता है, बॉडी कैविटी के अंदर। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं यानी किसी एक ही सीजन में जो ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें जो ओव्यूलेशन होता है वो एनुअल ब्रीडिंग पीरियड के हिसाब से होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म पॉली ब्रीडर होते हैं यानी किसी भी सीजन में ब्रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता ओव्यूलेशन का। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा कि इसी टाइम पर ओव्यूलेशन परफॉर्म करेगा। डेट्स उनमें वेराई कर सकती है, अलग अलग तरह से हो सकती है। जो लोअर मैमल्स होते हैं यानी थोड़े से कम डेवलप्ड मैमल्स जो होते हैं, वो ओव्यूलेट करते हैं स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोअर मैमल्स हो गए इनमें कब ओव्यूलेशन होगा, कब ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, जब इन ऑर्गेनिज्म में टाइम ऑफ एक्साइटमेंट आएगा। यानी वो लोग कहना चाहिए एक पर्टिकुलर हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में होंगे जब वो लोग इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें होती है। A few such as the rabbit have provoked ovulation induced only by the act of copulation। लेकिन हमने अभी बात की थी कि रैबिट वगैरह, रैबिट, फेरेट्स और कैट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब इन ऑर्गेनिज्म में कॉप्यूलेशन हो जाता है तो कॉप्यूलेशन के बाद इन ऑर्गेनिजम्स में ओव्यूलेशन परफॉर्म होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर आप उससे प्लीज बियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रॉग की ओवरी होती है उसमें मैच्योर ओवरी जो होती है उसमें 2000 एग्स होते हैं। हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओवरी है फ्रॉग की, इसमें 2000 एग्स होते हैं जो कि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं, सिर्फ एग्स होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो डायामीटर होती है किसी एक ओवम की, क्योंकि रिलीज जिस से होगा उस हिसाब से किसी एक ओवम की नहीं बात करना चाहिए क्योंकि वहाँ तो सारे रिलीज होंगे करीब करीब। तो ये जो ओवम होते हैं इनके साइज जो होते हैं वो डायामीटर में इंक्रीज होने लगते हैं। कितने हो जाते हैं, 2.0 mm तक हो जाते हैं। और जब ये ओवा साइज में बढ़ता है तो इसकी वजह से एक्सपांशन होता है। इन ओवम की साइज की बात करें तो ये बड़े हो रहे हैं। अब ये बड़े होंगे तो जगह ज़्यादा घेरेंगे, तो ये जो एक्सपांशन होगा उससे क्या होगा, ओवरी भी जो होगी वो स्ट्रेच होगी, ओवरी की वॉल स्ट्रेच होगी, और वो ओवरी जो होगी लोकली किसी एक एरिया पर थोड़ी सी बल्जिंग शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो ओवरी है ये किसी एक एरिया पर इस तरह से बल्जिंग शो करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसने बल्जिंग शो करी है। पहले नॉर्मली यहाँ पर कर्व स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पर बल्जिंग शो कर रही है ओवरी। और यहाँ पर ओवम बहुत बड़े बड़े हो गए, हम बड़े बड़े ओवम बना देते हैं यहाँ पर। अब ये जब बल्जिंग शो करती है तो किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर ये बल्जिंग शो करती है, और इस एरिया को स्टिग्मा कहा जाता है, जिसको क्लियरली आप देख पा सकते हैं अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और वेस्क्यूलर स्पॉट दिखाई देता है एट द एपेक्स यहाँ पर। सो जो स्टिग्मा रहता है एट द बर्स्टिंग पॉइंट, यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ बर्स्टिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई, बहुत कमज़ोर मेम्ब्रेन हो गई ओवरी की। सो जब ओव्यूलेशन होता है, एज ओव्यूलेशन अप्रोचेस एन ओपनिंग सडनली अपीयर्स, यहाँ पर एक ओपनिंग बनने लग जाती है। और जब यहाँ पर ओपनिंग बनती है इन द एरिया ऑफ रप्चर, फिर वहाँ पर क्या होता है, ये एरिया ऑफ रप्चर कहलाता है, और यहीं से वहाँ पर रप्चर होता है। ये जो ओवरी की वॉल है यहाँ से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, फिर वहाँ से ओवम रिलीज होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मस्क्यूलेचर होता है विद इन द थीका अराउंड द फॉलिकल देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एग रोल्स आउट थ्रू द ओपनिंग इन द रप्चर्ड एरिया, दस द राइप ओवा आर फोर्स्ड आउट इनटू द सीलोम। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर रप्चरिंग होती है, यहाँ से ओपनिंग बन गई, एरिया खुल गया इस एरिया के वहाँ से, तो जैसे ही खुलती है तो यहाँ थीका वगैरह भी मेम्ब्रेन्स जो रहती हैं वो इन ओवम को पुश करती है आगे की तरफ, और ये जो ओवम है वो रिलीज आउट होते हैं। और रिलीज आउट कहाँ पर होते हैं, सीलोम के अंदर। सीलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक इट आउट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाती है।
अब क्या हो रहा है, आफ्टर द एग इज डिस्चार्ज, जैसे ही एग डिस्चार्ज होता है, बाहर आता है, द फॉलिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉलिकल वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं टू अ मच स्मॉलर साइज। पहले वो जो सब चीज़ें बड़ी हो गई थी वहाँ पर, अब वो सभी वापस सुकड़ के छोटी होने लगती है। एट दिस स्टेज ईच ओवम इज एनवेलप्ड बाय 2 एग मेम्ब्रेन्स, और इस टाइम पे हर ओवम जो रहता है वो 2 एग की मेम्ब्रेन में कवर हो जाता है, 2 मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये ओवम है, ये उसकी एक कवरिंग है और ये इसकी दूसरी कवरिंग है। पहली जो कवरिंग होती है, पहली जो कवरिंग उसको विटेलाइन या फिर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि ओवम खुद सिक्रीट करता है उसके आसपास। तो यहाँ इस ओवम के आसपास जो पहली मेम्ब्रेन हमने बनाई है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और उसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो ओवम बीच में हमने बनाया है खुद ही इस मेम्ब्रेन को अपने आसपास रिलीज करता है। उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन होती है कोरियन, या फिर उसको बोलते हैं सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जो कि ओवरी सिक्रीट करती है। ये जो ओवरी है, इस ओवरी ने एक लेयर सिक्रीट करी इस ओवम के ऊपर, तो ये जो नई लेयर आई है इसको कोरियन कहते हैं। और इस कोरियन को किसने सिक्रीट करा है, इस कोरियन को इस ओवरी ने सिक्रीट करा है। तो ये अभी एक ओवम तो बाहर, कुछ ओवम जो है वो बाहर चले गए, लेकिन कुछ जो ओवम है वो नए जो वहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है यहाँ। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में केसेस थोड़े अलग होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का इज समवॉट सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर होता है लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, हर ओवम ग्रेजुअली, ईच ओवम की बात करें, हर ओवम जो रहता है ओवम ग्रेजुअली पुशेज द ओवरियन सरफेस आउटवर्ड टिल इट बिकम्स सस्पेंडेड फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस ऑफ द ओवरी बाय मीन्स ऑफ अ नैरो स्टॉक एंड पेडिकल। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है, तो इन ओवरी में कोई ओवम जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगाता है कि वो ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ एक स्टॉक आ जाता है और ओवम नीचे आ जाता है। ओवम यहाँ पर आ गया, ओवरी पूरी इस तरह की हो जाती है और यहाँ पर एक स्टॉक बन जाता है, स्टॉक। इस स्टॉक का दूसरा नाम होता है पेडिकल। तो ये इस तरह से, ये नॉर्मली ओवरी कैसी दिख रही थी, इस तरह की दिख रही थी, उस ओवरी को अब हमने इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, स्टॉक और पेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये कहाँ हो रहा है, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हो रहा है। जो मस्क्यूलेचर होता है ओवेरियन वॉल का, ओवरलाइंग द आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी अपीयर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जो बाहर का जो ओवरी वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है आउटर सरफेस ऑफ ओवरी पे जो पाया जाता है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, और एक एन एलोंगेटेड नैरो एरिया अलॉन्ग इट्स आउटर सरफेस बिकम अ वेस्क्यूलर। अब क्या होता है, इस ओवरी के जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वेस्क्यूलर होने लगता है, विच इज नोन एज स्टिग्मा और साइकेट्रिक्स। तो जो वेस्क्यूलर एरिया बन रहा है वो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा या फिर साइकेट्रिक्स कहलाएगा। स्टिग्मा धीरे धीरे वाइडन होता है, ये जो स्टिग्मा है ये और बड़ा होने लगता है ओवरी के ऊपर बना हुआ। जब ये और बड़ा होता है ये फाइनली स्लिट कर जाता है, इसमें एक ओपनिंग बन जाती है, थोड़ा सा ये टियर हो जाता है और वहां से एग जो होता है बाहर चले जाता है। अब एग बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलर फनल ऑफ द ओविडक्ट में जाएगा। तो ओविडक्ट के इनफंडिबुलर फनल के अंदर ये चले जाता है। अब जो मेन पॉइंट आता है मैमेलियन ओवरी, हमें इसी पर फोकस करना है, वो एक्स्ट्रा में है तो हम लोग क्योंकि मैमल्स के लिए टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें मैमेलियन ओवरी को देखेंगे। मैमेलियन ओवरी जो रहती है इज एनवेलप्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। फॉर एग्जांपल ये मैमल की ओवरी है, तो ये जो कवरिंग होती है किसी भी मैमल की ओवरी के ऊपर, इस ओवरी की कवरिंग को क्या कहा जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है, विच एनसर्कल्स अ मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज द स्ट्रोमा, जिसके अंदर बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उस कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है स्ट्रोमा। मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। तो ये आ जाती है बात स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओवरी किससे एनवेलप्ड है, किससे उसकी कवरिंग हुई है, जर्मिनल एपिथेलियम से हुई है। डेवलपिंग एग्स ऑफ वेरियस स्टेजेस आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में अलग अलग स्टेजेस पे प्रेजेंट रहने वाले कुछ प्राइमरी फॉलिकल, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल, कुछ डेवलपिंग ओवम, कुछ यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में रहने वाले ओवम देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर। कोई छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई और बड़ा, और कुछ पुराना कहना चाहिए कॉर्पस लूटियम, कुछ कॉर्पस एल्बिकन्स, ऐसे अलग अलग स्टेजेस में रहने वाले डेवलपिंग एग्स देखने को मिलते हैं इस स्ट्रोमा के अंदर, जो कि धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय नरिशिंग सेल्स। और इन सभी सेल्स के आसपास नरिशिंग सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो इनको खाना प्रोवाइड करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, ऐसे सेल्स इनके आसपास पाए जाते हैं। द फॉलिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, जो कि फॉलिकल्स होते हैं अलग अलग साइज के। अब फॉलिकल्स जो होते हैं वो फॉलिकुलर सेल्स पूरी तरह उन्हें कहा जाता है जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। विद इन एवरी बंच ऑफ नरिशिंग सेल्स वन एग मैच्योर्स। जनरली ये स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होता है
कि ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स का और अंदर एक ओवम है। तो हर ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, इन फॉलिकुलर सेल्स की अगर बात की जाए तो ये सभी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इस एग को, और हर एग की बात करें तो वो अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। Just before the ovulation, the surface of the ovary over the mature ovum bulges outward, forming a mound-like protuberance whose central part forms a papilla-like swelling. As this papilla develops, it becomes avascular. Now, ovulation takes place as usual. The stigma through which the egg and follicular fluid passed during ovulation is soon filled with a clot, which then forms corpus luteum. यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्मली ये जो ओवम है इसके आसपास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। जनरली इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। हम लोग ने पहले रफ डायग्राम बनाया था। अब ये बीच में मैंने जो डॉट बनाया है वो क्या है? वो है ओवम, और ओवम के आसपास के फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स इस ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर साइड में एक ओवरी का डायग्राम बनाते हैं। ये ओवरी है, इस ओवरी में ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग वाले स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा मैच्योर था। अब जब ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर रिलीज होने का इसका टाइम होता है, इसका ओव्यूलेशन होने का टाइम आता है, तो क्या होता है? इस ओवरी में यहाँ पर एक बल्जिंग शुरू होती है, यहाँ पर एक स्ट्रेच होने लगता है एरिया, और एक पेपिला वहाँ पर बनता है, और आगे की तरफ एक प्रोट्यूबरेंस आता है, यानी कि एक थोड़ी सी बल्जिंग, ये थोड़ा सा लटका हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर को पेपिला जैसी स्वेलिंग कहते हैं। जैसे कि पस पड़ जाता है किसी जगह पर, पिंपल आ जाता है जिस तरह से, उसी तरह पर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और उसके बाद ये जो एरिया होता है ये यहाँ से थोड़ा सा एवेस्कुलर दिखाई देने लगता है, और वो यहाँ से खुल जाता है, ओपनिंग बन जाती है। उस एरिया में से क्या होता है? ये जो डेवलपिंग ओवम था ये बाहर आ जाता है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? इस डेवलपिंग ओवम पे फॉलिकुलर सेल्स भी थे जो अभी तक इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे। अब ओवम तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो फॉलिकुलर सेल्स थे, ये जो आसपास के सेल्स हमने बनाए थे, वो ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं। अब वो जो फॉलिकुलर सेल्स थे, अगर देखा जाए तो पहले यहाँ बीच में ओवम होता था, आसपास फॉलिकुलर सेल्स होते थे। अब जब ओवम तो चला गया लेकिन फॉलिकुलर सेल्स वहीं पर है, तो बीच की वो जो खाली स्पेस होगी वहाँ पर क्या होगा? उस खाली स्पेस में एक फ्लूइड भर जाता है जिसको फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं, और वो ऑलरेडी पहले भी था। अब जब वहाँ से ओवम चले जाता है, सिर्फ फॉलिकुलर फ्लूइड रह जाता है, तो उस जगह पर एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और उसके अंदर जब वो क्लॉट आ जाता है तो अब इस ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि बिना ओवम का है, अब यहाँ पर ओवम तो नहीं है, एक क्लॉट है ब्लड का, और आसपास फॉलिकुलर सेल्स अभी भी है, और ये स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर ही है, ओवम बाहर आ चुका है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, अब उसमें ओवम प्रेजेंट नहीं है, ओवम रिलीज आउट हो चुका है ओवरी से। कॉर्पस ल्यूटियम बाद में धीरे धीरे और डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है, थोड़ा वाइटिश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। यहाँ पर हमें एक फिगर ड्रॉ करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन को देखना है। यहाँ पर सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। यहाँ पर पेरिटोनियम दिखाई गई है किसी एक ओवरी की, और पेरिटोनियम के बाद यहाँ ओवरी है, लाइनिंग ऑफ ओवेरियन कैविटी दिखाई गई है यहाँ पर आउटसाइड। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी ओवरी है, जो सर्कल है वो ओवरी है और पेरिटोनियम से वो कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर फॉलिकल सेल न्यूक्लिया दिखाए गए, हम देख सकते हैं ओवरी के आसपास ये छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं। फिर क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लिया दिखाए गए हैं, अंदर प्लेटिलेट्स दिखाए गए हैं। सी डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा हो गया स्ट्रक्चर यहाँ पर। उसके बाद अंदर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पर फोकस किया गया है, ये जोना रेडिएटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जर्मिनल वेसाइकल है। इस तरह के डायग्राम हमें बनाना जरूरी होते हैं प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में। बाकी हर पॉइंट पे जो मैंने डायग्राम बनाया वो भी इंपॉर्टेंट ही थे। क्या होता है? एज द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन अप्रोचेस, जैसे ही टाइम जो है यहाँ पर ओव्यूलेशन का वो पास आने लगता है, तो जो ओविडक्ट होती है डिस्प्लेज इंक्रीज्ड मोटिलिटी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगेन यहाँ पे यूटेरस डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ओवरी थी, कुछ इस तरह से यूटेरस दिखाई देती है। यहाँ पर ओवरी है, इन ओवरी पर ये थोड़ा सा इनफंडिबुलम बनाना चाहिए, हमें थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ओवरी बनी है और यहाँ पर ओविडक्ट आ रही है, ये ओविडक्ट है, ठीक है। तो ये ओवरी है और ये ओविडक्ट है, जिसका दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। दोनों तरफ ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का डायग्राम है, और बीच में यहाँ पर यूटेरस हमने ड्रॉ की है। तो क्या होता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम पास आने लगता है तो ये जो ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है, वो क्या करती हैं, थोड़ी सी कहना चाहिए मूवमेंट या फिर मोटिलिटी शो करने लगती हैं, और थोड़ी सी फैल जाती है ओवरी के आसपास आकर। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एग्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी। अब जब जैसे ओव्यूलेशन होता है तो इन ओवरी में से जो एग है वो कहाँ चले जाता है, बॉडी कैविटी में आ जाता है।
although the distance from the ovary to the ostium of the oviduct is considerably less. लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसा समझते हैं डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब वहाँ पर प्रेजेंट होती है तो इन ओवरी में से ओवम अंदर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो ओवम रहता है पहले बॉडी कैविटी में जाता है और उस बॉडी कैविटी से फिर वापस वो कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। अब इस टाइम पे जब जाता है तो एक डिस्टेंस उसको क्रॉस करना होता है ओवरी से ऑस्टियम तक का और ऑस्टियम ऑफ द ओविडक्ट तक का कहना चाहिए। तो इतना बड़ा एरिया नहीं होता, हालांकि इस ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के बीच जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इजीली वो क्रॉस हो जाता है। अब जो ओव्यूलेटेड एग्स है यानी जिनका ओव्यूलेशन अभी अभी हुआ है उनको ओविडक्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओविडक्ट क्या होती है, अब मैं यहाँ सिर्फ ओविडक्ट का डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सीलिया होते हैं, ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ बहुत सारे सीलिया होते हैं। सीलिया हमें सबको पता है क्या होता है। तो अब जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अब ओवम तो यहाँ पर आ गया है। अब इस ओवम को खुद तो ओवम मूव कर नहीं सकता, उसमें मोटिलिटी परफॉर्म करने के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। जैसे स्पर्म के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैजिला या फिर उसकी टेल, लेकिन ओवम में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो इस ओवम को अगर हमें यूटेरस तक पहुँचाना है, यहाँ पर नीचे जाकर यूटेरस है, यहाँ ओवरी थी कहीं ना कहीं, तो नीचे जाकर यूटेरस है, तो इस ओवम को अगर आगे जाना है तो ये कैसे जाएगा, ये जो सीलिया है वो उसको हिलाते हुए आगे लेके जाएगी। कुछ सीलिया इसको आगे फेंकेंगे, पीछे वाले सीलिया इसके ऊपर और प्रेशर लगाएंगे, ऐसे करते करते ये ओवम आगे आएगा, फिर ये ओवम थोड़ा और आगे आएगा, फिर ये ओवम ऐसे करके आगे जाएगा। तो सीलिया जो होते हैं वो उसका मूवमेंट करवाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट था, यहाँ पर ओव्यूलेटेड एग्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ओविडक्ट बाय द सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट, वही चीज जो हमने अभी डायग्राम में देखी। एंड फ्रॉम हियर द एग्स रीच द यूटेरस। अब उसके बाद ये जो एग है वो कहाँ रीच करते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, यूटेरस में पहुँच जाते हैं। अब मैमल्स में बात करें, इन मैमल्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। जो कहना चाहिए, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं यूटेरस, फिर यहाँ ओविडक्ट थी, यहाँ कहीं पर ओवरी थी। तो हम लोग अगर बात करते हैं मैमल्स की, और हमें मेनली मैमल्स की बात करनी है, तो मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी दैट इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो प्रोसेस कैसी होती है, इंटरनल होती है। यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगा ऑर्गेनिज्म के, ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल कहते हैं। जैसे फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी परफॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन, तो उसी वजह से उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर होगा, जो अपर पार्ट होता है ओविडक्ट का वहां पर होगा। ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, एम्पुलरी, एम्पुला, इस्थमस, और एक और कोई पोर्शन होता है, मुझे एकदम अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा माइंड में। सो मेनली जहाँ पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन मैमल्स के अंदर, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्या हो रहा है, आफ्टर द एग्स आर रिलीज फ्रॉम द मेमिलियन ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है एग्स का, द कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक्स एंड बिकम्स फिल्ड विद कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगता है। इन केस इफ द डिस्चार्ज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मान लीजिए जो ओवम का ओव्यूलेशन अभी अभी हुआ है, जो कि फेलोपियन ट्यूब में आया है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एंड डाइज ऑन इट्स वे ऑन टू द यूटेरस, और जब वो यूटेरस पहुंचता है उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी उस ओवम की, और यूटेरस तक तो उस ओवम को आना ही है, लेकिन उस बीच में वहां पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन इन केस नहीं होता है और वो यूटेरस तक नहीं पहुंचता है इन फर्टिलाइज्ड वे में, तो उसकी डेथ अगर हो जाती है उस ओवम की, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट एंड देन बिगिन्स टू डीजेनरेट। फिर क्या होता है, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम अभी ओवरी में बाकी रह गया था, वो कॉर्पस ल्यूटियम भी अब डीजनरेट होने लगता है। कॉर्पस ल्यूटियम तब तक डीजनरेट नहीं होता जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अगर अब फर्टिलाइजेशन ही ना होगा तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो क्या होगा, वो डीजनरेट होने लगेगा, और फाइनली जो कॉर्पस ल्यूटियम रहते हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और एक नया ओवेरियन फॉलिकल बनने लगता है यहाँ पर और दूसरे रीजन ऑफ ओवरी में, जो कि अब नया ओवम बनाने की कोशिश करता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि डीजनरेट नहीं हो रहा था अभी तक, वो क्यों नहीं डीजनरेट हो रहा था, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि मान लीजिए अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होगा, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पर डीजनरेट तब तक नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होगा, और जब वो डीजनरेट होगा वो क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, जो कि एक सफ़ेद धब्बे की तरह दिखाई देता है। तो ये वाली पूरी प्रोसेस होती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है
तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो अगर हम देखें, अगर एक जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो वो जो ओवम नया बनने वहाँ लगा था वो जो प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो वो जो ओव्यूलेटरी साइकिल है वो सस्पेंड हो जाती है जब तक कि पार्चुरेशन ना हो जाए, यानी कि वो जो जाइगोट बन गया है अंदर, जब तक वो पूरी तरह से डेवलप हो जाए, उसकी बर्थ ना हो जाए, जब तक अब नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल जो रहेगी वो आगे काम नहीं करेगी। तो ये वाला केस कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब ओवेरियन साइकिल जो होगी वो सस्पेंड करेगी। और मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एक नया ओवम बनना शुरू हो जाता है और नॉर्मल साइकिल परफॉर्म होती है। ठीक है, तो एक होता है फर्टिलाइजेशन हो जाने वाला केस, तो जब तक ओवेरियन साइकिल सस्पेंड हो जाती है। तो ये दोनों केसेस थे। और जो कार्पोस ल्यूटियम रहता है वो बाकी रह जाता है अंटिल द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कार्पोस ल्यूटियम की भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर फ्रॉग का ओवम फॉर्मेशन का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओविडक्ट शोन है, ऑस्टियम है, वहाँ से जहाँ से एग बाहर आएंगे, सीलिया है, जेली डिपॉजिटेड, पेरिटोनियम, सीलिया, ओवरी, यूटेरस 2000 एग्स के साथ क्लोएका, एनस, और यहाँ पर जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ स्पर्म है। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। सो आप लोग उसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।